नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में। जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये जैसा कि दोस्तों आपको भी पता है सर, लाखों लोग हैं, युवा हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अब भी? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो जी। संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए। जी। और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ। जी। तो आदमी तो यार, आदमी कितने वर्ष का है, इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है जी। और मैं पूरी तरह से युवा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक, जी। कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मुझे समाज ने बहुत दिया है, मुझे इस देश ने बहुत दिया है, जी। जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ जी। वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है, जी सर। और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक कर रखा हुआ है जी। कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। जी। तो सर अब शुरू करते हैं वो साक्षात्कार जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। 21 अक्टूबर बहुत ही स्पेशल डे है सर हम सभी के लिए। अब से तकरीबन 1 वर्ष पहले तक भी यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था कि 21 अक्टूबर को अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है या होना चाहिए। न जाने कितने लाखों करोड़ों युवाओं को भी नहीं पता, जबकि पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं बताएं कि अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या है। पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वासु जी, कि ये अधिकांश लोगों को नहीं पता। जी। और बता क्यों होगा? जब बताया ही नहीं गया, जब इस बात की हमको, हमारे जो हमसे पहली पीढ़ी वाले लोग थे जी, उनको भी नहीं बताया गया, और इस बात की समझ रखने वाले बहुत कम लोग थे जिन्होंने कि इतिहास पढ़ा, उन्हीं को इस बात की जानकारी हुई कि हमारा देश तो वास्तव में 21 अक्टूबर वर्ष 1943 में आज़ाद हो गया था। जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से उसकी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। और अब ये कह सकते हैं कि साहब कैसे आज़ाद हो गया था बाहर से, तो देखिए, किसी भी आज़ाद देश के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं कि उसका संविधान होना चाहिए, तो हमारा संविधान था। जी। हमारा कोई राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए, हमारा राष्ट्राध्यक्ष था। जी। हमारा कोर्ट होना चाहिए, तो हमारा आज़ाद हिंद फौज का, हमारा आज़ाद हिंद का एक कोर्ट भी था। जी। और मंत्रिमंडल था, हमारी सरकार थी जी। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट था, हमारा बैंक था, हमारी सेना थी, और पोर्ट ब्लेयर हमारी राजधानी थी। जी। तो ये जो भी किसी भी स्वतंत्र देश के लिए, अब आप उसके साइज से ना कहें कि कितना बड़ा साइज था, कितना बड़ा छोटा साइज था, लेकिन हमने अपने आज़ाद होने की सूचना पूरे विश्व को दे दी थी, और 9 देशों के द्वारा उसको मान्यता भी दे दी गई थी। और उस समय जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद होने की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 में, जी, तब आप ये समझिए कि पूरा देश एक था। जी बिल्कुल। उन्होंने खंडित भारत की और टुकड़े टुकड़े करके भारत को आज़ाद होने की बात नहीं कही थी, उन्होंने पूरे भारत की आज़ादी की बात कही थी। जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 21 अक्टूबर जो है वो अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस है। और उस अखंड भारत को बाद में उसको खंडित कर दिया गया। आजाद हिंद फौज का गठन भी नेताजी ने किया था। आजाद हिंद सरकार की नींव उन्होंने रख दी 21 अक्टूबर 1943 को ही। तो सर, ऐसा क्या रीजंस रहे कि वो बात इतनी प्रचारित नहीं हो पाई, या हम जैसे लोगों को नहीं पता, सबको 15 अगस्त के बारे में ही पता? ठीक है, पहली बात तो 2 इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, जिसके बारे में हमको थोड़ा सा और जानकारी होनी चाहिए। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी वो जर्मनी में बनाई थी, और उसका नाम इंडियन लीजन था। इंडियन लीजन, हाँ। और उसमें 3000 लोग थे, और वो उन्होंने, जब नेताजी पहुंचे हैं जर्मनी में, तो उसके बाद जो
जर्मनी में भारतीय सिपाही जो अफ्रीकन जो इनका कैंपेन हुआ था जर्मनी का, और वहाँ से हमारे भारतीय मूल के जो सैनिक थे वो पकड़ लिए गए थे, जी। उनसे मिला के उन्होंने इंडियन लीजन बनाई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उधर से नेताजी का ये प्लान था कि अफगानिस्तान होते हुए जी। भारत के अंदर प्रवेश करेंगे और भारत को आज़ाद कराएंगे। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि नेताजी के मना करने के, सलाह देने के लिए, मना करने की तो मैं उस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कौन सुन रहा था वहाँ जर्मनी में, जी। लेकिन उन्होंने परामर्श दिया था। हम्म। उन्होंने हिटलर को भी परामर्श दिया था कि आप जो है, उनकी सरकार को भी परामर्श दिया था कि आप रूस के ऊपर चढ़ाई ना करें। अच्छा। रूस उस समय न्यूट्रल था जी। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्लान था उसमें रूस का एक अहम रोल था, जी। क्योंकि अफगानिस्तान रूस के माध्यम से ही अफगानिस्तान होते हुए आना था। हम्म। तो जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर चढ़ाई कर दी तो वो रास्ता बंद हो गया। जी। तो नेताजी को अब ये इच्छा हुई कि भाई यहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता। हम्म। इधर समानांतर रूप से आप देखें तो जापान में एक और गतिविधि हुई। तो जापान में रास बिहारी बोस साहब थे। जी। रास बिहारी बोस भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और रास बिहारी बोस ने वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जी। और वहाँ पर जापान के मेजर फ्यूजीवारा के साथ मिलकर, और उन्होंने वहाँ पर ये देखा, और एक ज्ञानी प्रीतम सिंह थे, इन लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जाए। जी। तो जो मलाया कैंपेन में भारतीय सिपाही पकड़ लिए गए थे जापान के द्वारा, उनके कैंप थे, उसमें 40,000 से ज़्यादा लोग थे। अच्छा। तो वहाँ जाके जनरल मोहन सिंह ने और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने, इन लोगों ने जाके वहाँ पर काम किया। जी। और उसके बाद एक फौज बनाई इधर, जो कि जनवरी-फरवरी 1942 में बनी। जी। और उसमें जनरल मोहन सिंह जो थे, कैप्टन मोहन सिंह थे उस समय, कैप्टन मोहन सिंह, उनको बाद में जनरल का खिताब दिया गया। जी। वो उसके कमांडर थे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि मोहन सिंह जी में और जनरल फ्यूजीवारा में, उनमें कुछ वैचारिक मतभेद हो गया, तो जिसकी वजह से जापान सरकार ने इंडियन नेशनल आर्मी को डिसबैंड कर दिया। ठीक। तो दिसंबर 1942 में जो बर्मा में बनी थी इंडियन नेशनल आर्मी, वो प्रतिबंधित कर दी गई। ठीक। और जनरल मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा। तो अब रास बिहारी बोस पिक्चर में आए। उन्होंने जापान सरकार से कहा कि इस समय बहुत उचित समय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि जर्मनी में उनका काम खत्म हो गया, जी। जो इंडियन लीजन बनाई थी उसका जो रूस के और अफगानिस्तान के माध्यम से भारत आने का जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि रूस पे चढ़ाई कर दी जर्मनी ने, तो रूस तो कोऑपरेट करता नहीं। जी। तो ये हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जर्मनी से और जापान आ जाए तो इंडियन नेशनल आर्मी को, जो इधर वाली इंडियन नेशनल आर्मी थी, जी, पूर्व वाली, इसकी कमान संभाल सकता है। ठीक। तो फिर हिटलर भी इस बात को समझते थे, तो हिटलर ने तुरंत उसकी स्वीकृति कर दी, और हिटलर ने विशेष प्रबंध किए और जर्मनी से एक पनडुब्बी इनको लेकर और जुलाई में सिंगापुर पहुंची। जी। और बीच में मेडागास्कर में उधर से जर्मन पनडुब्बी आई थी, इधर से जापान की पनडुब्बी गई थी। वहाँ पर मेडागास्कर के जो समुद्र है उसके अंदर इन्होंने पनडुब्बी बदली। अच्छा। और बहुत ही खतरनाक उस समय स्थिति थी, क्योंकि तूफान भी आया हुआ था, और उस समय ये भी था कि दुश्मनों ने अगर देख लिया तो वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता। इतना बड़ा खतरा लेते हुए, और फिर ये मेडागास्कर के सी में इन्होंने पनडुब्बी चेंज करी है जापान वाली, और उसके माध्यम से फिर ये जुलाई 1943 में 43 तो 1943 में ये जुलाई में सिंगापुर पहुंचे। ठीक। और वहाँ इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की और इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी जिसका नेतृत्व किया और जिसने भारत के ऊपर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वो इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस साहब की बनाई हुई थी, जिसका नेतृत्व बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। जी। और उसके बाद ये हिंदुस्तान में प्रवेश किए, और इन्होंने 21 अक्टूबर को वहाँ पर घोषणा की आज़ाद भारत की। जी। अब सवाल सारा ये है कि देखिए, ये बड़े दुख की बात है लेकिन सच्चाई है। देखिए, इतिहास किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इतिहास तो इतिहास रहता है। जी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो सत्ता होती है, हमेशा से, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप उठा के देख लीजिए इतिहास,
जो या तो लिखते हैं तो जीते हुए लोग लिखते हैं, हम्म, या जो प्रचारित और प्रसारित करते हैं वो जीते हुए लोग करते हैं। जी, जो उनको अच्छा लगता है वो प्रचारित प्रसारित होता है, और जो अच्छा नहीं लगता उसको दबा दिया जाता है। बिल्कुल सर। तो ये सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा और उस समय के जो हमारे गांधी जी और नेहरू जी का पूरा उनकी जो कांग्रेस का जो नेतृत्व था जी, उससे विरुद्ध थी। हम्म, तो जाहिर सी बात है कि 21 अक्टूबर के दिन को हम्म, वो लोग क्यों प्रचारित करेंगे? नहीं किया उन्होंने, जानबूझकर उस चीज को छुपा दिया गया। बिल्कुल जानबूझ के छुपा दिया गया, क्योंकि उनकी विचारधारा से विमुख थी। और अगर वो चीज प्रचारित हो जाती तो जो एक ये बात बनी ना कि हमें तो अहिंसा के आधार पर आजादी हमें मिल गई, तो ये बात कहाँ रह जाती? लोगों को सच्चाई पता चल जाती ना कि जी। अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। जी जी, कोई भी जो देश होता है जिसने अपना गुलाम बना रखा है वो आसानी से छोड़ के चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। उसको तो जबरदस्ती हटाया जाता है। तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं था कि आज़ादी हमको अहिंसा के नाम पे मिल गई। बहुत बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जी, तो अगर ये चीज़ प्रचारित प्रसारित होती तो न केवल नेताजी की बात लोगों को पता चलती है, बल्कि जितने भी हमारे जिन्होंने अपने जीवन बलिदान कर दिए, कुर्बानियां दी, सबके बात पता चलती कि कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। तो आज़ादी हमको उन सब के माध्यम से मिली। जी, तो इसलिए बहुत इसको लोगों दबाया ने गया। संघर्ष किया, बहुत ज्यादा बहुत, लोगों ने। हाँ। जी। तो सर अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, मेरे जैसे युवा हैं या और भी आने वाली जनरेशन है, किसी भी वजह से जिनको अभी तक नहीं पता चला 21 अक्टूबर 1943 की उस महान और बड़ी घटना का, जब नेताजी ने ये घोषित किया कि आजाद हिंद सरकार का आज से यहाँ पर और हमारा देश आजाद हो गया था। आपकी क्या सोच है, आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा, क्या प्लानिंग है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि जनरेशन को और क्या क्या पता चलना चाहिए लोगों को? लोगों को सबसे पहली बात तो यह है, पता चलना चाहिए कि हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल शांति पूर्वक तरीके से नहीं मिली। जी जी, हमको जो कुछ भी मिला, पहली बात तो वो खंडित मिला। ठीक, देश हमें खंडित मिला, बिल्कुल। हमें पूरा एक देश नहीं मिला। हमें विभिन्न समस्याएं मिली, हमें जातिगत समस्याएं मिली, हमें धार्मिक समस्याएं मिली, ये मिला हमको। जी, और ये हमको एक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के रूप में मिला। अच्छा, अगर हमें आज़ादी मिली होती तो ये देश एक होता। और इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो वो भी लोगों को नहीं पता जी, कि एक बार मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कहा जाता है भाई उसी की वजह से पाकिस्तान बना, सही बात भी है कि जो कैटलिस्ट था, जो अंतिम फैक्टर था, सिर्फ मूवमेंट तो बहुत पहले भी चल रहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं दो अलग अलग नेशन है, एक साथ नहीं रह सकते। ये कुछ लोग कहते थे, ये बात होती थी, लेकिन आम जन इसको नहीं मानता था। लेकिन इसका आधार बना के जो देश को डिवाइड करने का काम किया, और पूरे आप समझ लो कि ब्रिटेन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि पाकिस्तान हमें अलग चाहिए, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद एक बार कहा था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री होते, अच्छा, तो मैं अलग पाकिस्तान की अपनी मांग खत्म कर देता। ये उन्होंने कहा था? ये उन्होंने कहा था, ये लोग नहीं जानते। जी, तो आप ये सोचिए कि जो हमको 21 अक्टूबर को आज़ादी मिली थी, उसमें देश पूरा एक था। और अगर उसी आज़ादी को एक्सटेंड कर दिया गया होता तो हमारा आज भी देश एक होता। और इस बात को तो प्रचारित नहीं किया गया, अपने इंटरेस्ट में नहीं प्रचारित किया गया, क्योंकि इतिहास फिर कुछ और कहता, कुछ और। आज हमारे देश की परिस्थितियां शायद कुछ और होती। बिल्कुल बिल्कुल और होती। आप खुद सोचिए कि मैं आपको एक बहुत ही बहुमूल्य आपको मैं हीरा दूं जिसकी कीमत करोड़ों में हो जी, और मैं चलते हुए आपको अपनी जेब से निकाल के पकड़ा दूं और कहूं कि वास्तु जी इसको रख लेना, है ना, हीरा है बहुत महंगा। जी, आप ये सोचेंगे कि भाई डॉक्टर तुल का दिमाग तो खराब है नहीं कि इस तरीके से मेरे को दे जाएंगे कि हीरा है। आप सोचेंगे अरे शीशे का टुकड़ा होगा, आप उसको वैसे ही कहीं डाल देंगे, नहीं संभाल के रखेंगे, वैल्यू नहीं समझेंगे, फ्री में मिल गई कोई चीज तो। जी, और अगर मैं एक केवल शीशे का टुकड़ा दूर से आपको दिखाऊं कि ये 1 करोड़ का हीरा है, अगर तुम्हारे में दम हो तो मुझसे ले लो, और मैं उसको लेके अपने शक्ति से अपने हाथ में रखूं और आप पूरा जोर लगाएं, अपनी ताकत लगाएं, मुझसे छीन लें वो शीशे का टुकड़ा जिसकी कीमत मुश्किल से 5-7 रुपए होगी, वो आपके लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का होगा। और आप उसको बहुत संभाल के अपनी तिजोरी के अंदर, लॉकर के अंदर बंद करके रखेंगे जी, है ना, क्योंकि जो चीज आप अपनी मेहनत से हासिल करते हैं उसकी कीमत होती है जी। और जब ये प्रचारित और प्रसारित किया गया कि हमें तो आज़ादी मिल गई, बिना खड़क बिना ढाल मिल गई, और कांग्रेसी लोगों ने और हमको
अहिंसा के रूप में दिला दी और गांधी जी उसके सिर मोड़ते, तो क्या होगा? कौन उस आज़ादी की कीमत समझेगा? ये तो मिल गई ना, दे गए, गिफ्ट दे गए और अहिंसा के रूप में मिल गई। लेकिन अगर हमारे युवाओं को और हमारे देश की जनता को इस बात का एहसास हो कि कितने असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और जो उसका पटाक्षेप होता है जी वो होता है इंडियन नेशनल आर्मी से। जी आप लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह जी का नाम, न जाने कितने हैं, गिनती नहीं है ऐसे उनकी। और जो अगर आप उसका देखें कि अंत जो है वो किससे होता है? इंडियन नेशनल आर्मी के सेक्रीफाइसेस से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कमान में जो इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों ने अपनी जान गंवाई, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गए वो। जी तो उससे हमको आज़ादी मिली। और ये तो मैं तथ्यों के आधार पर मैं आपको इस बात को स्पष्ट करूंगा कि हमको आज़ादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आज़ादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली। और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा? तो उसका जो तरीका है वो तरीका यही है कि जैसे सुभारती में तो आपको पता ही है, मेरठ में भी, देहरादून में हम लोग हमेशा 21 अक्टूबर को अखंड भारत का आज़ादी का दिवस मनाते हैं जी। इस बात को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाना चाहिए। और मैं ये योजना बना रहा हूँ कि शीघ्र ही एक पूरा इसके लिए ख़ास तौर से मैं ऐसे लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि जिनका रिटायरमेंट हो गया, जो अपने आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, उनसे मेरा ये आग्रह हो रहा है कि अब आप पैसा कमाने की अपनी इच्छा थोड़ा सा दमन करें और देश के लिए कुछ करें। और उनको लेकर मैं एक टीम बना रहा हूँ, और मैं स्वयं भी, मेरा योजना है, बाकी तो मैन प्रपोजेस और गॉड डिस्पोजेस कहते हैं जी। मेरी अपनी योजना है कि मैं 11 अप्रैल 2024 से जी इसमें पूरी तरह से मैं इस काम में लगूंगा। अच्छा। कि स्कूलों में जाके, विभिन्न संस्थाओं में जाके मैं लोगों को इस बात की सच्चाई बताऊंगा कि हमको आज़ादी का दिवस मनाना चाहिए 21 अक्टूबर को, और 15 अगस्त को हमें मनाना चाहिए प्रार्थना एवं संकल्प दिवस। प्रार्थना किन लोगों के लिए? 15 लाख से ज़्यादा लोग इस कथित आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त को बलिदान हो गए। बलिदान हुए थे, बलिदान ही कहूँगा। बेचारों का क्या दोष था? और किसको क्या मिला? इनको क्या मिला? केवल मौत, केवल मौत, वो भी गुमनामी और दर दर भटकना। उनका जीवन बर्बाद हो गया। महिलाओं के साथ रेप हुए, बच्चे मार दिए गए, बड़े मार दिए गए। तो ये आज़ादी, इसका हम जश्न मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन तो हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए उनकी आत्माओं की शांति के लिए, और ये एक संकल्प लेना चाहिए कि जो कुछ हमने खो दिया है उसे हमें दोबारा प्राप्त करना है जी। और क्या खो दिया हमने? सबसे बड़ा हमने खो दिया है, एक तो भारत खंडित हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ खो दिया है, और वो खो दिया है कि जो हमारे शहीदों के सपने पूरे होने थे वो हम भूल गए। वो भारत हमने खो दिया है। आज हम जाति और धर्म और विभिन्न क्षेत्रवाद, इन वादों में हम लोग फंसे हुए हैं। देश के बारे में जो सोच होनी चाहिए, आज देखिए इजराइल के अंदर देखिए, हर जना, यानी कि जो पिछली सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो उनके काउंसिल में हैं जी, और जो विरोधी थे वो विरोधी भी आर्मी में शामिल होने, देश के लिए लड़ने के लिए, देश के लिए सब तैयार है ना। तो ये भाव हमारे देश में नहीं है। तो ये भाव तभी पैदा होगा जब हम समझेंगे कि आज़ादी हमको जो मिली है ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए ये मेरी योजना है कि इसको हम पूरी तरह से प्रसारित करें। तो मैं यही चाहूंगा कि सर, आपका तो प्लान ये है कि जितने भी लोग रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपके इस मुहिम में शामिल हो जाए, पर मैं चाहूंगा कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन एक्स जिसे कहा जाता है, वो भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि जोश उधर ज्यादा है। तो सर, इंजन में पीछे से हम लोग भी सपोर्ट का काम करेंगे, आपकी इस मुहिम में हम सब आपके साथ रहेंगे। देखिए, किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए तो युवा शक्ति होती है, यस, है ना जी। हम लोगों का, जिनको मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग रिटायर हो जाएं, वो इस काम में लगे, वो केवल पीछे से विचार देंगे। इस मूवमेंट को तो आगे लेके युवाओं को ही चलना है। अच्छा, युवा ही चलेंगे जी। अगर युवा नहीं चलेंगे तो ना तो इस आंदोलन के अंदर जान होगी, इसमें ऊर्जा होगी, और ना इसकी, केवल जो बड़े जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो लोग केवल दिशा देने में सहायता देंगे। वो दिशा देंगे, और जो ऊर्जा होगी वो युवाओं की होगी।
जी, यानी आपकी छत्र छाया में, आपकी सरपरस्ती में आने वाली जनरेशन इस मुहिम को आगे लेकर जाए। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी मनाइए। अगर इसको सरकार हमारी बात को मान लेती है, सरकार के सर पे हो जाता है, तो एक दिन ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के साथ ऐड किया जा सकता है जी। सरकार के द्वारा कि भाई इस दिन भी सेलिब्रेशन होगा। हम्म। तो ये भाव प्रचारित और प्रसारित करने की बात है। अगर सरकार के स्तर से नहीं हो सकता तो हम चुप क्यों बैठे? हम समाज के रूप में करें। 2 सवाल और पूछूंगा सर। एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है और आपके नाम से भी मेल खाता है सर ये। तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर? आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है? मेरा तो जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है जी। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारा ये सोच है ये जगह जगह फैले। जी। तो हमारी सोच ये है कि जो ऐसे आदमी हैं कि जो गरीब तबका है, जिसके पास पैसा हो तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहाँ तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। यही हमारा स्लोगन है जी। कि हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा होना ही चाहिए, लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या असर पड़ेगा। जी। तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो यही मेरा सोच है। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भी देखा कि हमारे परम आदरणीय हमारे संस्थापक महोदय हैं सुभारती परिवार के, और उन्होंने यहाँ पर यही संदेश दिया है कि अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस तो मनाया ही जाना चाहिए और आने वाली जो जनरेशन है जिम्मेदारी को भी समझे। ठीक है, तो सर चलते चलते आपका कोई भी संदेश आवाम के लिए, मेरठ की जनता के लिए, हम लोगों के लिए, सुभारती परिवार के लिए क्या आप देना चाहेंगे सर? मैं पुनः अपनी पुरानी बात को ही रिपीट करूंगा कि सबसे पहले तो मैं 21 अक्टूबर इस अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम इस दिन ये संकल्प लें कि हम अपने देश को उन कल्पनाओं के ऊपर आधारित होकर बनाएंगे जिन पे हमारे शहीद लोग, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जो वो सोचा करते थे। और उसके लिए जो मूल मंत्र है वो यही है कि हमने जीवन में हर काम करते समय हम यही सोचें कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद वास्तु, और मैं अवश्य, आप जब भी बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। ये बहुत शुभ काम आप कर रहे हैं तो मैं इसमें आपका साथ दूंगा। तो आज़ाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार आज़ाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूँ जय हिंद, आज़ाद हिंद रेडियो। जय हिंद।